अभी ये ग्लोबल वार्मिंग के रिलेटेड ये एक एडिशनल कंसेप्ट है जिसको हम कहते हैं एसिड रेन। तो जैसे ही एसिड रेन ये वर्डिंग आपको आता है तो उससे आपको पता चलता है कि ये जो नॉर्मल रेन है वहां पे एसिड का कुछ ना कुछ पार्ट होगा जिसकी वजह से इसको एसिड रेन कहते हैं। तो जनरली अगर हम एसिड रेन की बात कहते हैं तो एसिड रेन में H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड या फिर HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड या फिर HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। सबसे ज्यादा परसेंटेज जो होता है वो होता है H2SO4 का यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड का। तो ये एसिड्स ये रेन में कैसे आते हैं? तो इसमें नॉर्मली हमने जो ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैसेस या एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज के बारे में जो बात कही थी उसमें हमने सबसे इंपॉर्टेंट बात कही थी कि जो एक्टिविटीज है उसमें आपको कंबशन करना पड़ता है और ये जो कंबशन है तो ये कंबशन होता है फोसाइल फ्यूल्स। तो फोसाइल फ्यूल्स का अगर आप कंबशन करते हैं यानी कि हाइड्रोकार्बन्स का आप अगर कंबशन करते हैं यानी ऑक्सीडेशन प्रोसेस, तो उसकी वजह से यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे गैसेस यहाँ पे तैयार हो जाते हैं। लेकिन जो फ्यूल है ये फ्यूल में हाइड्रोकार्बन के अलावा अगर यहाँ पे सल्फर कंटेंट्स है तो ये सल्फर का भी ऑक्सीडेशन यहाँ पे हो जाता है। शायद उसका कन्वर्जन इनिशियली SO2 में हो, बाद में ये ऑक्सीडेशन होके ये SO3 में कन्वर्ट हो सकता है और ये रेन यानी कि वाटर, तो ये अगर वाटर के साथ रिएक्ट होता है तो ये H2SO3 और उसके बाद में ये H2SO4 में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये फोसाइल फ्यूल में जो सल्फर कंटेंट्स है उसकी वजह से यहाँ पे जनरेट होता है। उसी तरह जैसे कि कुछ फ्यूल्स या फिर जो एयर है उसमें भी नाइट्रोजन होता है और अगर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन होता है तो उसकी वजह से NO2 उसका कन्वर्जन NO3 और ये जैसे ही रेन के साथ यानी कि वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट होता है तो उसके बाद में उसका कन्वर्जन HNO3 यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्जन होता है। अगर आपके एटमॉस्फेयर में यहाँ पे क्लोरीन है और यहाँ पे अगर फोसाइल फ्यूल में से कुछ कंटेंट्स हाइड्रोजन के सेपरेट आउट होते हैं तो यहाँ पर HCl के भी चांसेस होते हैं। तो ये HCl के चांसेस बहुत कम होंगे, लेकिन जहां पर क्लोरीन या क्लोरीन डेरिवेटिव्स और हाइड्रोजन अगर होता है तो वहां पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी वहां पे चांसेस है। तो ये डायग्राम से ही आपको पता चलता है कि ये एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज है, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स की वजह से हो जहां पे फोसिल फ्यूल का बर्निंग होता है, या फिर इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज की वजह से हो, या फिर कोई नेचुरल प्रोसेस भी यहाँ पे हो सकती है जिनकी वजह से यहाँ पे ये नॉक्स और सॉक्स यहाँ पे जनरेट होंगे, यानी कि सल्फर डेरिवेटिव्स और नाइट्रोजन डेरिवेटिव्स जनरेट होते हैं। और अगर सल्फर डेरिवेटिव्स और नाइट्रोजन डेरिवेटिव्स यहाँ पे जनरेट होते हैं तो उसका कन्वर्जन सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड में हो सकता है। और ये जब वाटर के साथ रिएक्ट होता है यानी कि क्लाउड्स के साथ रिएक्ट होता है, क्योंकि ये सभी गैसेस है तो गैसेस ऑब्वियसली लेस डेंसिटी की वजह से ये अपर साइड में इसका मूवमेंट होगा और ये क्लाउड के साथ रिएक्ट हो जाएंगे और ये जब रेन में कन्वर्ट हो जाता है, प्रेसिपिटेशन में कन्वर्ट हो जाता है, तो यहाँ पे ये एसिड रेन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एसिड रेन का बेसिक कंसेप्ट है। अब ये एसिड रेन या फिर उसके ओरिएंटेड अगर कुछ डस्ट भी होती है या फिर स्नो होता है या फिर कुछ पार्टिकल्स, वाटर पार्टिकल्स होते हैं, तो ये अलग अलग रीजन्स में इसका इफेक्ट हो सकता है। जैसे यहाँ पर ये एरिया है जहाँ पे स्नो हो सकता है या फिर डस्ट हो सकती है और रेन भी हो सकता है, और इसका इफेक्ट ये जो नेचुरल सोर्स है या फिर जो एनवायरमेंटल फैक्टर होगा उस पे भी यहाँ पे हो सकता है। डायरेक्ट एसिड रेन जहाँ पे होता है उस पे तो ऑब्वियसली होने ही वाला है, और उसके अलावा जब ये अलग अलग एरियाज में ये होगा और ये जो रेन वाटर है यानी कि ये एसिड रेन वाला जो वाटर है ये कुछ रिवर बॉडीज के साथ भी मिक्स हो सकता है।
तो अगर यहाँ पे ये डस्ट, स्नो या एसिड रेन है और ये हिली एरियाज में जहां पर ये एक्चुअली रेन हो चुका है, तो ये रेन वाटर अगर कुछ रिवर बॉडीज में या फिर कुछ वाटर बॉडीज में अगर ऐड हो जाता है, तो इसकी वजह से यहाँ पर उसका पीएच वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगा। तो एसिडिक हो जाएगा, तो ये पीएच वैल्यू लेस देन 7 यहाँ पे हो सकता है। तो जितना भी यहाँ पे एसिडिक वाटर ऐड होते जाएगा उस हिसाब से ये पीएच का रेंज यहाँ पे कम होते जाएगा, यानी कि ये जो वाटर है वो एसिडिक होता है। तो ये अगर रिवर है या फिर लेक है या फिर ओशन है या फिर कोई वाटर बॉडीज है जिसमें ये एसिड रेन मिक्स हो चुका है, तो उसकी वजह से ये पीएच की वजह से एक्वेटिक लाइफ या फिश या बाकी के जो एनिमल्स है उस पर भी यहाँ पे इफेक्ट होने वाला है। तो नॉर्मली जैसे कि रिक्वायरमेंट जो होती है, तो यहाँ पे एक्वेटिक एनिमल्स को रिक्वायरमेंट होती है डिजोल्व ऑक्सीजन की। तो डिजोल्व ऑक्सीजन की अगर आप रेंज देखेंगे तो जनरली 4 ppm ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो पीएच का इफेक्ट ये डिजोल्व ऑक्सीजन पे भी होता है। तो अगर पीएच एसिडिक रेंज में चला जाता है, यानी कि पीएच की रेंज ये 0 to 7 ये रेंज में होगी, तो ये एसिडिक रेंज होती है, और 7 to 14 अगर ये होगी तो ये बेसिक रेंज होती है। तो एसिड रेन है, इसकी वजह से ये एसिडिक रेंज में जाएगा, यानी कि लेस देन 7, और जितना एसिड वहां पे ऐड होते जाएगा उस हिसाब से ये टूवर्ड्स 0 जा सकता है। तो ये पीएच जैसे ही लोअर साइड में जाएगा, यानी कि एसिडिक एनवायरनमेंट तैयार होते जाएगा, उस हिसाब से ये जो पीपीएम है डिजोल्व ऑक्सीजन का ये रिड्यूस होते जाएगा। अगर ये 4 ppm से जैसे जैसे रिड्यूस होते जाएगा उस हिसाब से ये फिश और बाकी के एक्वेटिक एनिमल्स है उस पे इम्पैक्ट होगा। तो इनको ये मिनिमम रिक्वायर्ड जो डिजोल्व ऑक्सीजन है वो नहीं मिलेगा, और जिनकी वजह से उनकी डेथ भी यहाँ पे हो सकती है। या फिर जो रिजनरेशन कैपेसिटी है या फिर जो एक्स फेजिंग की कैपेसिटी होती है, ये सभी बातों पे यहाँ पे इफेक्ट हो सकता है। तो ये बेसिक कंसेप्ट है एसिड रेन का। अगर इसके ओवरऑल इफेक्ट हम देखेंगे तो जैसे अभी हमने सबसे इंपॉर्टेंट बात जो की थी वो थी पीएच की। तो ये डायग्राम से भी आपको पता चलेगा कि जो पीएच की वैल्यू है उसकी वजह से जो एक्वेटिक एनिमल्स है उनको क्या क्या फर्क पड़ता है। जैसे क्रिटिकल पीएच वैल्यू कही जाती है कि ये पीएच के नीचे अगर ये वैल्यू जाती है तो ये पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म पे इफेक्ट होने ही वाला है। जैसे कि स्नेल्स है जिनको हम नॉर्मली गोगलगाय कहते हैं, तो इन पे पीएच वैल्यू लेस देन 6 का ही इफेक्ट हो जाता है। उसके बाद में ये क्लैम्स है, इस पे भी 6 का इफेक्ट होगा। बास है वो 5.5 का इफेक्ट होगा। जो क्रेफिश है वो 5.5 पे, या फिर मे फ्लाई है 5.5, ट्राउट 5, सैलमेंडर्स 5, पर्च 4.5 और फ्रॉक्स 4। तो कुछ एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स की कैपेसिटी अच्छी है जिनका पीएच वैल्यू लोअर साइड पे भी जाता है, तो उनको डायरेक्ट इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन उनके कुछ एक्टिविटीज में यहाँ पे इफेक्ट अलग अलग हो सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे ये इकोसिस्टम से सबसे इंपॉर्टेंट इफेक्ट होता है जिसको हम एडवर्स इफेक्ट कहेंगे, यानी कि निगेटिव इफेक्ट। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स की टॉलरेबल कैपेसिटी होती है, अगर पीएच कम भी होता है तो वो बैलेंस कर लेते हैं, लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं जिनकी ये टॉलरेबल कैपेसिटी कम होती है, और जिनकी वजह से उनके फूड कन्वर्जन या बायोडिग्रेडेशन कन्वर्जन या जो एक्स देने की कैपेसिटी है, या फिर उनको कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर नहीं हो सकता है, या फिर डिजोल्व ऑक्सीजन रिड्यूस हो सकता है। तो ऐसे अलग अलग इफेक्ट्स ये ओवरऑल इकोसिस्टम में हो सकते हैं। स्पेसिफिक अगर फिश और वाइल्ड लाइफ की हम बात करेंगे तो यहाँ पर एक्वेटिक एनवायरनमेंट पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इफेक्ट होता है। अगर ये एसिडिक रेन ये स्ट्रीम्स में या लेक्स में या फिर कुछ मार्श में बुशेस में अगर चला जाता है तो वहां पर सॉइल का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है। क्योंकि अगर हम सॉइल की बात करेंगे तो सॉइल में जो एल्यूमिनियम होता है वो एल्यूमिनियम यहाँ पे लीच होता है, यानी कि यहाँ पे एक्सट्रैक्शन प्रोसेस हो जाती है। क्योंकि एसिडिक रेन वाटर की वजह से सॉइल में जो एल्यूमिनियम हो जाता है वो एल्यूमिनियम यहाँ से सेपरेट आउट होता है, एल्यूमिनियम डिजोल्व होता है एसिड रेन में,
और जिनकी वजह से सॉइल पे भी एक अलग इफेक्ट होगा। और उसके अलावा ये जो एसिड रेन विथ एल्यूमिनियम जिस एरिया में जाएगा वहां पर भी जो प्लांट्स है उन पे भी इफेक्ट होगा और जो एक्वेटिक एनिमल्स है उन पे भी इफेक्ट होता। तो ये एल्यूमिनियम का जो बैलेंस है, वो जो परसेंटेज है, वो यहाँ पे चेंज होते जाएगा और उसका एल्यूमिनियम का एडवर्स इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट ये फ्रॉक्स पे या फिश पे या एक्वेटिक एनिमल्स पे, प्लांट्स पे, प्लांट्स की कुछ ग्रोथ पे, ये अलग अलग यहाँ पे इफेक्ट हो सकता है। उसके अलावा अगर एसिड रेन का इफेक्ट हम देखेंगे तो वो है प्लांट्स और ट्रीज में। जैसे अभी हमने स्पेसिफिक बात कही थी एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन एसिड रेन में हो जाता है, जिनकी वजह से कुछ प्लांट्स के, स्पेशली जो यंग प्लांट्स होते हैं, उनकी ग्रोथ यहाँ पे रुक जाती है और कुछ प्लांट्स यहाँ पे डैमेज भी हो सकते हैं। तो कुछ जो फॉग्स भी यहाँ पे तैयार होते हैं या फिर क्लाउड्स भी तैयार होते हैं, जिनको हम एसिडिक फॉग या एसिडिक क्लाउड्स भी कहते हैं, और जिनकी वजह से भी यहाँ पे डायरेक्ट ट्रीज की ग्रोथ पे भी इम्पैक्ट हो सकता है। उसके अलावा जो बफरिंग कैपेसिटी होती है, बफरिंग कैपेसिटी यानी कि जो पीएच आप न्यूट्रलाइज करने की कैपेसिटी रखते हैं, तो वो सॉइल की जो न्यूट्रलाइज करने की कैपेसिटी है वो यहाँ पे चेंज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से अगर एल्यूमिनियम निकल जाता है, इसमें जो कुछ एलिमेंट्स है वो अगर एसिड रेन में यहाँ पे डिसॉल्व हो जाते हैं, तो यहाँ पे न्यूट्रलाइजिंग, एसिड रेन को न्यूट्रलाइज करने की जो बफरिंग कैपेसिटी, न्यूट्रलाइजिंग कैपेसिटी है, वो भी यहाँ पे कैपेसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि ये कैपेसिटी मेनली जो है वो डिपेंड होती है सॉइल की लेयर पे, यानी कि सॉइल की थिकनेस पे। अगर सॉइल की थिकनेस यहाँ पे कम हो जाएगी, क्योंकि एल्यूमिनियम यहाँ से एक्सट्रैक्ट हो चुका है, तो अगर सॉइल की थिकनेस यहाँ पे कम हो जाती है तो ये बफरिंग कैपेसिटी भी यहाँ पे, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन कैपेसिटी जो है वो भी यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगी। तो ये ऐसे अलग अलग एसिड रेन के एडवर्स इफेक्ट यहाँ पे हो सकते हैं। उसके अलावा स्पेसिफिक इफेक्ट अगर देखेंगे तो वो है एपिसोडिक एसिडिफिकेशन। तो ये जो स्नो जो है या फिर जो ग्लेशियर से वो मेल्ट होते जा रहे हैं, या फिर एसिड रेन में जो एलिमेंट्स है जिनकी वजह से, ये एलिमेंट्स की वजह से यहाँ पे स्नो मेल्टिंग भी होते जाएगा, या फिर जो रेन है वो डाउन पोर्स में जाएगा और जिनकी वजह से ये जो रिजल्ट आता है उसको हम एपिसोडिक एसिडिफिकेशन कहते हैं। तो ये अलग अलग एरियाज में, अलग अलग रीजन्स में, अलग अलग जो बॉडीज है उसमें जा सकता है, और वहां पे ये पीएच वैल्यू कम हो सकती है, और ये पीएच वैल्यू कम होने की वजह से ओवरऑल इकोसिस्टम्स वहां पे डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो ये डिपेंड्स है कि वहां पे एसिड कितना अवेलेबल है। तो कुछ स्पेसीज या ऑर्गेनिजम्स को ये इंजोर्ड कर सकता है और कुछ स्पेसीज या ऑर्गेनिजम्स को ये किल भी कर सकता है। फिर अलग से एक स्पेसिफिक इफेक्ट है नाइट्रोजन पोल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे जब एसिड रेन की हम बात करेंगे तो एसिड रेन में नाइट्रोजन डेरिवेटिव्स है, यहाँ पे नाइट्रिक एसिड भी है, और जिसकी वजह से यहाँ पे नाइट्रोजन पोल्यूशन हो सकता है। और नाइट्रोजन पोल्यूशन का मेन इफेक्ट फिश या शेल फिश पॉपुलेशंस पे होगा और उनकी यहाँ पे डेथ भी हो सकती है। तो ये नाइट्रोजन पोल्यूशन भी ये इसका एक साइड इफेक्ट है। उसके अलावा जो मटेरियल्स होते हैं, तो ये अवेलेबल मटेरियल्स पे भी यहाँ पे एसिड रेन के कुछ एलिमेंट्स डिपॉजिट हो सकते हैं, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो फिनोमिना है वो है करोजन। तो ये करोजन अगर होता है, तो जैसे हमने करोजन फिनोमिना देखा है, तो करोजन फिनोमिना ये एक नॉर्मल ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है, और यहाँ पे स्पेशली जो मटेरियल अगर आयरन यूज होता है, तो ये Fe की ऑक्सीडेशन प्रोसेस होने की वजह से यहाँ पे Fe के ऑक्साइड्स यहाँ पे तैयार हो जाते हैं, और उनका अलग अलग जो डेरिवेटिव्स होता है, तो ये डेरिवेटिव्स यानी कि डिपोजिशन होता है, और ये डिपोजिशन की वजह से यहाँ पे रस्टिंग प्रोसेस हो जाती है, जिसको हम करोजन कहते हैं। तो ये जो प्रोसेस है रस्टिंग की, तो यहाँ पे एसिडिक अगर एनवायरनमेंट होता है, तो एसिडिक एनवायरनमेंट में इसका रेट ऑफ करोजन बढ़ जाता है। तो ये एसिडिक रेन की वजह से मटेरियल या मेटल्स में मेनली करोजन का इम्पैक्ट हो सकता है। उसके अलावा जो अलग अलग कॉन्सिक्वेंसेस है कि मटेरियल डैमेज होने के चांसेस यहाँ पे हो सकते हैं। कुछ जगह आपको कुछ मटेरियल का रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा या फिर रिपेयरिंग भी करना पड़ सकती है, जो मेंटेनेंस कॉस्ट में एडिशन हो जाएगा। और कहीं जगह
जो स्टोन्स या मेटल स्टैच्यूज है या मॉन्यूमेंट्स है या टॉम स्टोन्स है, उन पे भी इफेक्ट होगा, क्योंकि एसिड रेन की वजह से यहाँ पे कोरोजन का रेट बढ़ जाएगा और वहां पर भी आपको कुछ मेंटेनेंस या रिप्लेसमेंट आपको करना पड़ेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे कॉस्टिंग भी उसकी बढ़ जाएंगी। तो ये मेन था एसिड रेन का बेसिक कंसेप्ट्स और उसके एडवर्स इफेक्ट। अभी जो कुछ इनडायरेक्ट इफेक्ट जो है एसिड रेन के, तो उसमें है सल्फर डाइऑक्साइड और नॉक्स का परसेंटेज बढ़ जाना। यानी कि अगर SO2 या नॉक्स अगर बढ़ता है तो उसमें आपका ओवरऑल जो एटमॉस्फेयर में जो विजन होता है वो रिड्यूस हो जाता है, यानी कि विजिबिलिटी जो है वो विजिबिलिटी रिड्यूस हो सकती है। तो यहाँ पे जो अलग अलग इम्प्योरिटीज, सल्फर के डेरिवेटिव्स या नाइट्रोजन के डेरिवेटिव्स है, उसके कुछ पार्टिकल्स अगर यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं तो ये पार्टिकल्स की वजह से यहाँ पे आपकी विजिबिलिटी भी चेंज हो जाएगी, कम हो जाएगी, और जिनकी वजह से एक्सीडेंट के चांसेस यहाँ पे बढ़ सकते हैं। अगर ह्यूमन हेल्थ की बात करेंगे तो एसिड रेन की वजह से जो वाटर यहाँ पे पोल्यूट हो चुका है, जो एटमॉस्फेयर है यानी कि एयर जो पोल्यूट हो चुकी है, अगर आपने ये वाटर यूज कर लिया या फिर आपने एग्रीकल्चर में यूज किया या फिर ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज किया या फिर एटमॉस्फेयर में जो एसिड रेन के जो गैसेस है वो अगर आपने इनहेल किया, तो उनका भी इम्पैक्ट यहाँ पे आपके हेल्थ पे होगा। अगर आप स्विमिंग पूल में काम कर रहे हैं या फिर आप कुछ लेक्स में काम कर रहे हैं, तो जो भी वाटर बॉडीज है जहां पर ये एसिड रेन ऑलरेडी मिक्स हो चुका है, तो वो यूटिलाइजेशन की वजह से भी आपके हेल्थ पे इम्पैक्ट हो सकता है। तो यहाँ पे सल्फेट्स या नाइट्रेट्स के जो पार्टिकल्स है या फिर सल्फर डेरिवेटिव्स या नाइट्रोजन के पार्टिकल्स है, उनकी वजह से रेस्पिरेशन ट्रैक पे या फिर आपके डाइजेशन सिस्टम पे इफेक्ट होगा, और इसका इम्पैक्ट यहाँ पे अलग अलग लंग्स पे भी लंग फंक्शनिंग में भी इफेक्ट हो सकता है, ब्रीदिंग में भी डिफिकल्टीज हो सकती है, हार्ट के डिसीजेस बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं। अगर नाइट्रोजन सल्फर डेरिवेटिव्स के पोल्यूशन ज्यादा है, परसेंटेज ज्यादा है, तो अस्थमा जैसे इफेक्ट भी यहाँ पे हो सकते हैं।